आइए हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा की। हम लोग इस चर्चा को दो तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। एक, 19वीं सदी के पूर्व कौन सी किताबें थी और कौन से लेखक थे, उसकी खासियत क्या थी और उसकी कमियां क्या थी। और 19वीं सदी के बाद की जो सदी है, 20वीं और 21वीं, उस सदी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन से काम हुए, किसने योगदान दिया, कौन सी पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें हैं, इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। 19वीं सदी के पूर्व अगर देखना चाहें तो 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल है, कविमाला है, कालिदास हजारा जैसी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें इतिहास नहीं है, लेकिन इसकी महत्ता इस रूप में है कि इसमें लेखकों के जीवन वृत्त हैं और उनके कृतित्व का वर्णन है। इतिहास इसलिए नहीं है, इसमें कालक्रम नहीं है, सन संबत नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, तो इन पुस्तकों को इतिहास नहीं मान सकते। लेकिन इतिहास के कुछ लक्षण हैं। विवरण देना भी, जीवन वृत्त लिखना भी कोई मामूली बात नहीं होती है। इतिहास लेखन की दुनिया में जो सबसे पहला प्रयास हुआ, वो प्रयास था एक फ्रेंच विद्वान का, गार्सा दताशी। पुस्तक का नाम है हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1847 ईस्वी में। इसकी जो खासियत थी, पहली खासियत थी कि इतिहास प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। दूसरी खासियत है कि कवियों के रचना काल का उल्लेख हुआ। ये जो पुस्तकें हैं, इनकी ये दो खासियतें थी। कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि कवियों के कालक्रम की जगह पर अंग्रेजी वर्ण क्रम का प्रयोग हुआ, अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग हुआ। काल विभाजन नहीं किया गया, युगीन प्रवृत्तियों का भी विवेचन नहीं है। हिंदी कवियों के साथ दूसरी भाषा के कवियों को भी शामिल किया गया। तीन कमियों की वजह से यह मुकम्मल इतिहास नहीं है, कवि वृत्त है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर की एक पुस्तक आई, शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी। इसकी खासियत थी कि 1000 कवियों का जीवन वृत्त है इसमें और कविताओं के उदाहरण है। कवियों के जन्म काल और रचना काल का भी उल्लेख है। कमियां क्या हैं? कवियों के जन्म काल और जो रचना काल का उल्लेख है वो प्रामाणिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि काल विभाजन नहीं है और युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं है। इसके बाद आए जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इस पुस्तक की खासियत थी कि कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया। दूसरी खासियत थी कवियों और लेखकों की कविताओं की प्रवृत्तियों का विवेचन हुआ। तीसरी खासियत थी कि हिंदी भाषा और साहित्य पर केंद्रित किया गया। इसमें न संस्कृत के कवियों को शामिल किया गया, न ही प्राकृत के कवियों का। उन्होंने पुस्तक की भूमिका में लिखा भी, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूं, प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर रख रहा हूं,
भले ही प्राकृत कवि बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूं और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों को ही। चौथी खासियत थी कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया गया, जैसे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य और भक्ति काल के काव्य को स्वर्ण काल कहने में जिनका योगदान है वो जॉर्ज ग्रेशन ही है। पांचवी बात थी कि अपने इतिहास ग्रंथ के स्रोतों का ईमानदारी पूर्वक उल्लेख किया गया। बाद के लेखक जो हुए इतिहास लेखक, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रेशन इसमें ईमानदार थे, जहां से उन्होंने इतिहास में स्रोत लिया, उसका उल्लेख किया। इसके बाद आए मिस्र बंधु। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिस्र बंधु विरोध। 4 भागों में पुस्तक है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में छपकर आई और चतुर्थ भाग 1934। खासियत क्या थी? लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया, 8 से अधिक कालखंडों में विभाजन किया गया, कवियों के विवरण के साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया, अनेक अज्ञात कवियों को ही प्रकाश में लाया गया। इतिहास लेखन के पूर्व परंपरा को मजबूती के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। कमियां क्या थी कि काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का अनुसरण किया गया। इसके बाद आए रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर 1929 ईस्वी में एक किताब छपी। नागरिक प्रजाति सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में यह शामिल था। यह पुस्तक बाद में इसको अलग किया गया, स्वतंत्र किया गया। रामचंद्र शुक्ल मील के पत्थर की तरह हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। इनके इतिहास की खासियत थी कि इतिहास के प्रति उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के बारे में साफ साफ इनकी दृष्टि नजर आती है। दूसरी बात हुई कि युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या इन्होंने की। सुस्पष्ट ढंग से कालखंडों का विभाजन किया। पूरे भक्ति काल को 4 खंडों में बांटकर शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर उनकी प्रतिष्ठा की। कवियों और लेखकों का साहित्यिक मूल्यांकन किया। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण किया। तो आचार्य शुक्ल का योगदान भी विशाल है। और द्वितीय है, जो कमियां थी, कमियां ये थी कि आधारभूत सामग्री की कमी थी और इस कमी के कारण गलत निष्कर्ष पर वो आए। अप्रमाणिक रचनाओं के आधार पर इतिहास लेखन हुआ। कई महत्वपूर्ण कवियों को फुटकर खाते में डाला गया और खास ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण कई महत्वपूर्ण काव्यधाराओं की उपेक्षा हुई। इसके बाद आए आचार्य हरिराज प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3 पुस्तकें इनकी हैं। इनके इतिहास लेखन की खासियत थी कि आचार्य शुक्ल ने परिस्थितियों पर जोर दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को केंद्र में रखा। उन्होंने सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों
विचार सरणियों और काव्य शैलियों के विकास क्रम में संत काव्य का मूल्यांकन किया, भक्ति की परंपरा की सुस्पष्ट व्याख्या की। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेखक, 1938 ईस्वी में। इसमें जो खासियत है वह यह कि इनका जो वर्गीकरण है इतिहास का, वो आचार्य शुक्ल के अनुसरण के आधार पर है। आदिकाल की काल सीमा 693 ईस्वी को निर्धारित करते हैं और सिद्धों की वाणियों को जगह देते हैं। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की शुरुआत संवत 1050 से किया था और सिद्धों की वाणियों को उन्होंने छाट दिया था, नाथपंथियों को छाट दिया था। राम कुमार वर्मा ने उसको इतिहास में जगह दी। बाद में राहुल जी और कई लोगों ने भी सिद्धों की वाणियों को इतिहास में जगह देने की कोशिश की। युगों और धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन इन्होंने किया, जैसे निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की जगह पर संत काव्य और निर्गुण प्रेम मार्गी की जगह पर प्रेम काव्य। चौथी बात यह हुई कि आदिकाल का नाम इन्होंने चारण काल और संधि काल दोनों को जोड़कर कहा। इसके अलावे नागरिक प्रचार सभा ने एक बृहत इतिहास छापा, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। धीरेन्द्र वर्मा ने भी काम किया। हिंदी साहित्य नामक एक पुस्तक छपाई और संपादित पुस्तक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक किताब लिखी। गणपति चंद्र गुप्त की किताब है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अलावा डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, श्री परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर मोतीलाल मिनेरिया और इनके अलावे भी डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे लिखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कई लोगों ने योगदान दिया और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन को मजबूत बनाया, बेहतर बनाया और आज हिंदी साहित्य इतिहास की एक लंबी परंपरा है। इस परंपरा में जो मील के पत्थर हैं वो निश्चित तौर से रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण के आधार पर ही इतिहास का मूल्यांकन शुरू हुआ। यह अलग बात थी कि बाद में उनके विचारों का खंडन हुआ, लेकिन खंडन का आधार भी रामचंद्र शुक्ल ही थे। और इस तरह से हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसकी एक लंबी परंपरा है और इस परंपरा को जानना समझना चाहिए। इस रूप में हिंदी साहित्य की परंपरा को देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।